जो राजनीतिक दल महंगाई और भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध कर सत्ता में आया हो, उस राजनीतिक दल को आज आईना नहीं दिख रहा, या यूं कहें कि उनके चश्मे ही बदल चुके हैं। आज चर्चा आम जनता पर पिछले कई वर्षों से पड़ रहे महंगे तेल की मार की करेंगे साथियों, और साथ ही सरकार द्वारा इन ऊंचे दामों को जायज़ ठहराने के लिए दिए गए तर्क वितर्क समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, सारा खेल समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यूपीए और एनडीए के कार्यकाल पर एक नज़र मारते हैं और इन सरकारों ने किस किस समय देश को किस किस रेट पर तेल दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा। इस टेबल में 2004 से लेकर 2025 तक का डाटा हमने अध्ययन करके आपके समक्ष रखने की कोशिश की है साथियों। 2004 में $39 एक बैरल के लिए सरकार ने दिए। तब डॉलर का रेट था 45.5 रुपये और एक बैरल में औसतन 159 लीटर कच्चा तेल आता है साथियों, जिसमें से लगभग 45% या यूँ कहें कि 74 लीटर पेट्रोल एक बैरल में से रिफाइन करके सरकार तैयार करती है। तो 2004 में सरकार को जो 1 लीटर पेट्रोल प्रोसेसिंग से पहले 11 रुपये का पड़ता था, सरकार उसको 34 रुपये का बेचती थी साथियों, यूपीए गवर्नमेंट। तो 210% का मार्कअप प्राइस इस रेट पे 210% की कमाई सरकार करती थी। ऐसे ही नीचे चलते चलेंगे तो 10 साल यूपीए के और फिर 10 साल आप एनडीए के देखेंगे। इसमें 2 साल 2008 और 9 के जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जब देश पूरी दुनिया मंदे के दौर से गूंज रही थी साथियों, और वैसा ही दौर 2020 और 21 में भी देखने को मिला था, जब कोविड का एक पेंडेमिक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भयानक असर पड़ता है। तो जब 2011, 12 और 13 पर नजर मारते हैं साथियों, तो प्रति बैरल $100 तक का रेट हो चुका था। तब यूपीए गवर्नमेंट ने सब्सिडी लगाकर देश को महंगे तेल के शौक से बचाया और एक कुशन प्रोवाइड करते हुए आप देखेंगे 132%, 129% और 130% की ही मार्कअप प्राइस पर तेल बेचा। ऐसा ही 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस शुरू हुए तो प्रति बैरल रेट $120 पहुंच चुका था साथियों, और तब सरकार ने अपनी जेब से सब्सिडी देकर जनता को इस महंगे तेल की मार से बचाते हुए सिर्फ 60% की कमाई कर जनता को सस्ता तेल मुहैया करवाया साथियों। और वही जब हम एनडीए के कार्यकाल को देखते हैं तो जब उनको $50 प्रति बैरल तेल मिलता था, तब वो 200% की कमाई, 200% के मार्कअप के साथ तेल को बेचते थे साथियों। और करते 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 11 साल में अगर एवरेज देखें तो एनडीए ने 11 साल की औसत में 190% के मार्कअप से तेल बेचा साथियों देश को। वहीं यूपीए ने 140% के मार्कअप से बेचा। इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो अब ये मान के चलिए कि एनडीए ने यूपीए से लगभग 35% महंगा तेल बेचा साथियों। इसका मतलब अगर आज 100 रुपये 1 लीटर तेल के हम दे रहे हैं, आज यूपीए गवर्नमेंट होती तो वही तेल हमें 75 और 80 रुपये प्रति लीटर के बीच में यूपीए गवर्नमेंट मुहैया करवाती, जिससे देश को बहुत आराम मिलता, आर्थिक स्थिति बेहतर होती देश की, और हर नागरिक के जेब में पैसे बचते और देश की अर्थव्यवस्था इसी तरीके से साथियों बढ़ती है। तो अब की एनडीए सरकार वर्तमान के कर्ज का बोझ का हवाला देती है, लोक कल्याण और देश निर्माण नीतियों का हवाला देती है, और वो इन नीतियों के सहारे कुछ तर्क बनाकर पिछले कई सालों से जनता को महंगा तेल बेचकर जनता को तेल लगाती जा रही है साथियों। अब हम सरकार द्वारा दिए गए तर्कों की जांच करेंगे साथियों। सबसे पहला तर्क सरकार का पुराने कर्जे के बोझ के नीचे दबे होने का साथियों, कि पुराना कर्जा हम यूपीए गवर्नमेंट का चुका रहे हैं, उसके चलते हम तेल की कीमतें कम नहीं कर पाते। तो उसमें आपके लिए एक और डाटा पेश करूंगा मैं। ये भारत देश के टोटल डेट टू जीडीपी रेशो का ग्राफ है। यूपीए के समय 2004 में ये रेशो 85% था साथियों।
मतलब जीडीपी के 85% जितना हम पे कर्ज था। फिर यूपीए का कार्यकाल 2014 तक चलता है और हम देखते हैं कि 85% से कर्ज कम होके 67 तक पर आ जाता है। तो 85 से 67 अगर हम चलें तो ये 18% की कटौती है। तो देश का कर्जा यूपीए 18% तक कम करती है 10 साल में। फिर आता है एनडीए का कार्यकाल। 2014 में 67 से ही शुरुआत होती है साथियों, और 2024 में वो कर्जा 83% तक पहुंच जाता है। जीडीपी का 83% कर्जा हमारे देश पर 2024 में आकर रुक जाता है साथियों। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि कर्जा किसके दौर में कम हुआ और किसके दौर में बढ़ा। आप सबको पता है कि 50 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पे था 2014 में, आज 200 लाख करोड़ का है। तो बीजेपी का यह दावा कि पुराने कर्ज का बोझ चुकाने के लिए रेट तेज हैं और वो हम चुका रहे हैं, ये उनका दावा विफल है साथियों। ये दावा समझ नहीं आ रहा, या यूं कहें कि इस दावे में कोई दम नहीं है। अब हम बीजेपी के दूसरे दावे पर आते हैं, जिसमें वो लोक कल्याण नीतियों और कार्यों का हवाला देती है साथियों। तो आपके सामने एक ग्राफ और रखने जा रहा हूं। इसमें सरकारों ने 10 साल में, यूपीए और एनडीए ने लोक कल्याण नीतियों के तहत जीडीपी के कितने प्रतिशत का खर्च किया है वो दिखाया गया है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि यूपीए सरकार ने लगभग औसतन 1.25% जीडीपी के 1.25% का खर्चा लोक कल्याण नीतियों पर किया। और वही जिसमें मनरेगा है, फूड सब्सिडी है, और अगर आप देखें तो उसके बाद आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, मिड डे मील है, इंदिरा आवास योजना है। वैसे ही बीजेपी की 5 लोक कल्याण नीतियों का जिक्र करें तो स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, उज्ज्वला एलपीजी स्कीम योजना और जल जीवन। इसमें 10 साल में 20% तक भी नहीं पहुंच पाई साथियों। अगर उनकी औसत निकाल के देखी जाए तो आधे से 0.25% के बीच निकल के आएगी साथियों। तो बीजेपी का यह दावा कि लोक कल्याण नीतियों पर उनका खर्च ज़्यादा है, तो डाटा से हमें दिखता है कि यूपीए गवर्नमेंट ने बीजेपी से ज़्यादा खर्च किया है। तो उनके इस दावे में भी दम नहीं नजर आता साथियों। तो महंगे तेल के पीछे अगला तर्क बीजेपी देश निर्माण का देती है साथियों, जिसमें देश की रेल, देश की सड़क, जल संसाधन, एयरपोर्ट इत्यादि निर्माण, इन्हीं बुनियादी ढांचों पर देश निर्माण को आका जाएगा साथियों। तो सबसे पहले हम सड़क निर्माण पर आते हैं साथियों। ये इस सड़क का ओरिजिनल बजट जो अलॉट किया जाता है वो 550 करोड़ किया जाता है, और सड़क बनते बनते जो फाइनल बजट सामने निकल के आता है वो 7300 करोड़ हो जाता है साथियों। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने तो इस सड़क को सोने की सड़क का टाइटल भी दिया है। इसी तरह अगली जो सड़क आप देख रहे हैं वो मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे है साथियों। 3500 करोड़ रुपए का बजट होता है और सड़क बनती है 7300 करोड़ रुपए में। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, पूरी पारदर्शिता है, और तेल के ऊंचे दाम बिल्कुल सही वसूले जा रहे हैं। अगला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे साथियों, अक्टूबर 2025 में तैयार हो जाना चाहिए था, पर अब सरकार ने डेडलाइन 2 साल बढ़ा के 2027 कर दिया साथियों। काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। फिर हमारे ही देश में कुछ एक्सप्रेसवे सड़कें ऐसी भी हैं जो उद्घाटन से महज एक हफ्ते के बीच बीच टूट जाती हैं साथियों। महज एक बारिश से उनमें 1.5-2 फुट गहरे गड्ढे, और कई जगह तो 15-15 फीट गहरे गड्ढे देखने को मिलते हैं। इसमें अब आप देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुलाई 2022 को उद्घाटन करते हैं। 5वें ही दिन
बारिश से 1.5 फुट गहरे गड्ढे दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पे। तो हमारा पैसा सही जगह लग रहा है। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख रहे हैं आप, नवंबर 2021 में उद्घाटन होता है और कुछ ही महीनों में 15-15 फीट गहरे गड्ढे साथियों इस एक्सप्रेसवे में देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं WHO की एक रिपोर्ट पर। तो WHO की रोड सेफ्टी के ऊपर एक रिपोर्ट आती है 2023 में, जो बताती है कि विश्व भर में सड़क हादसों में जो जाने गई हैं उसमें 5% की कटौती हुई है पिछले 10 सालों में। और वहीं अगर भारत की बात करें तो पिछले 10 साल 2010 से 2021 का डाटा लिया है इन्होंने, उसमें 15% का इजाफा हुआ है दोस्तों। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आपके सामने डाटा आपके सामने है। अब रेल पर आते हैं साथियों। तो एक सरकारी विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। ये विभाग बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है साथियों। इसके मुताबिक रेलवे के कुल 249 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका निर्धारित बजट 4,44,000 करोड़ से शुरू हुआ था और अब वो 6,85,000 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। तो 2,41,000 करोड़ का क्या हुआ कुछ नहीं पता। ये कोई छोटी राशि नहीं, ये वही पैसा है जो हमसे महंगे तेल के नाम पर वसूला जा रहा है साथियों। 2022 तक इस देश में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना जो दिखाया गया वो 2025 में भी सपना ही है साथियों। और अब एक नज़र देश में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े रेल हादसों पर डालते हैं साथियों। तो अब आप देख रहे हैं सबसे पहले बालासोर रेल हादसा जिसमें लगभग 300 जाने गई, जून 2023। अगला कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल एक्सीडेंट एक्सप्रेस, जुलाई 2024। उसी तरह गुवाहाटी, बिहार, असम, महाराष्ट्र, अन्य जगहों पर कई हादसे देखने को मिलते हैं। और फिर मुंबई लोकल की बात करते हैं जहां औसतन 10 लोग रोज अपनी जान गंवाते हैं साथियों। सरकार कम से कम इन लोकल्स में दरवाजे तो लगा ही सकती है। फिर हवाई अड्डों पर आते हैं तो आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का हाल, तेज बारिश आती है और एयरपोर्ट की छत छमछमा कर नीचे गिर जाती है। ऐसे ही राजकोट में भी हुआ, जबलपुर में भी हुआ। फिर हम आते हैं जल संसाधन पर। जल संसाधन के कार्यों को जो 23,466 करोड़ रुपए में हो जाने चाहिए थे वो पूरे होते होते लगभग 70,000 करोड़ तक पहुंच गए साथियों। ये MOSPI का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। तो 3 गुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी। ऐसी और भी बहुत सी कहानियां हैं साथियों जहां दिखता कुछ और है और हो रहा कुछ और ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार काम नहीं कर रही, पर यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि काम से ज़्यादा प्रचार कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगे तेल से वसूले जाने वाला पैसा इनके प्रचार और प्रसार में ही खर्च हो रहा है साथियों। तो सवाल उठाइए दोस्तों, आवाज उठाइए, अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। सवाल उठाएंगे तो ही आवाज ऊपर तक पहुंचेगी और क्या पता सही कानों तक आवाज पहुंच जाए और इस देश की आम जनता को महंगे तेल से कुछ राहत मिल पाए। तो साथियों, भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के हमारे इस प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और इस प्रयास में हमारा साथ दें। जय हिंद।